इस समय भारत तिब्बत बॉर्डर पर कुछ गतिविधि चल रही है। उस गतिविधि में भारत की बहुत सारी मीडिया ने इस बात की रिपोर्टिंग की है कि कहीं युद्ध तो नहीं होने जा रहा है, या फिर इतना सारा ट्रूप एक साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने 50,000 ट्रूप्स और बढ़ा दिए हैं और कुल मिलाकर अब 2 लाख से अधिक सोल्जर्स भारत तिब्बत सीमा पर पहुंच गए हैं। तो 2 लाख सोल्जर्स, 40% ट्रूप एक साथ बढ़ा देना बिना किसी कारण के, ये भारत में कौतूहल का विषय बना हुआ है। क्या भारत सरकार सोच रही है, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है, या फिर भारत सरकार पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए इस प्रकार की गतिविधि वहाँ पर चला रही है? हमको हमारा जो दुश्मन है वो चीन है। अभी लगातार मीडिया में ये खबरें जा रही हैं कि भारत ने अब कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पाकिस्तान की बजाय चीन को कर दिया है, जबकि पिछले 60 वर्षों से हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति रही है। पाकिस्तान से 1 इंच भूमि पर भी हम पाकिस्तान को बढ़ने नहीं देते। चीन की तरफ हमारा इतना ट्रूप्स कभी नहीं रहा और इतना हमने ध्यान भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने अब इस वर्ष ये, बल्कि पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ था, अब ये कॉन्सेंट्रेट करते हुए चीन बॉर्डर पर, चीन तिब्बत बॉर्डर पर एक साथ इतनी फोर्सेस लगा देना, ये अपने आप में ताज्जुब का विषय है और इस पर बहुत सारे प्रश्न इस समय खड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी सरकार को युद्ध का खतरा है, या मोदी सरकार अब पाकिस्तान को अपना मित्र देश मानने लगा है और चीन को दुश्मन नंबर 1? मैं आपको पूरी घटना बताऊं कि एक साथ ये क्या हुआ। पिछले साल गलवान का मामला हम सबको मालूम ही है। गलवान के मामले में हमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, और गलवान के बाद की परिस्थितियों में भारत सरकार ने जिस प्रकार से रिटेलिएट किया था और जिस प्रकार से भारत सरकार ने उस पर एक्शन लिया था, वो भी कोई नई बात नहीं, कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि हमारे 20 सैनिकों का बलिदान वहाँ पर हुआ, लेकिन ऐसी भी सूचनाएं अब चीन में बिल्कुल क्लियर हो चुका है और वर्ल्ड के बड़े न्यूज़ एजेंसीज ने बताया कि चीन के 50 से ज़्यादा सैनिक उसमें मृत्यु के घाट उतारे भारतीय सैनिकों ने, और अपनी जान की परवाह नहीं की। सवाल यहाँ पर अब ये है कि क्या भारत कुछ और सोच रहा है, किसी और रास्ते पर जा रहा है, या उसके मस्तिष्क में इस समय आखिर चल क्या रहा है? मैं आपको उन घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा जिन घटनाओं के आधार पर भारत सरकार अभी सोच रही है। सबसे पहले हमको 1962 के बार की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। अगर हमको 1962 के भारत चाइना युद्ध के विषय में जानकारी है तो फिर हमें ये कोई ताज्जुब नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊं कि 1949 में चीन ने ये डिक्लेयर किया कि वो अब तिब्बत पर कब्जा करने जा रहा है। उसने अनाउंसमेंट किया, भारत सरकार ने चीन को पत्र लिखा, और जब उसने कब्जा किया तो भारत सरकार ने नेगोशिएशन के लिए बात की कि भाई तिब्बत विषय पर हम बात करना चाहते हैं। चीन ने बात करने की बजाय तिब्बत पर हमला कर दिया। और भारत क्यों बात करना चाहता था एक्चुअली चीन से तिब्बत विषय पर, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उस समय भी, जैसे आज हमको सबको पता ही होगा कि आज भी भूटान और कुछ समय पहले तक सिक्किम हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता था, नेपाल हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता था, श्रीलंका हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता था, वैसे ही हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में तिब्बत आता था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट उसको कहते हैं जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेता है और एक्सटर्नल अफेयर्स उसके पास रहते हैं, सिक्योरिटी उसके पास रहती है, और देश ऑटोनॉमस होता है, देश में अंदर की गतिविधि के लिए देश खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन बाहरी आक्रमण के समय के लिए हम उनके साथ ट्रीटियां करते हैं और अपनी फोर्सेस को वहां पर लगाते हैं। उन फोर्सेस को भी उन कंट्रियों में अंदर कोई राइट नहीं होता, लेकिन बाहर जब भी हमला होगा तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भूटान का प्रकरण अभी हम लोगों ने डोकलाम देखा ही था पिछले ही वर्ष। डोकलाम में भूटान के ऊपर हमला करना चाहता था चाइना, लेकिन हमने वहाँ पर अपनी फोर्सेस डोकलाम में लगाकर चाइना को पीछे घसीट दिया। तो
देश तो भूटान अलग है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी। ऐसे ही कभी नेपाल की होती थी और हमारे पास चाइना की होती थी और तिब्बत की होती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर तिब्बत हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट है और चाइना ये डिक्लेयर करता है कि तिब्बत उसकी टेरिटरी है और वो उस पर हमला करने जा रहा है, तो भारत सरकार ही एक ऐसी सरकार थी उस समय जो प्रोटेक्शन के तहत अपनी फोर्सेस को उसको भेजना चाहिए था और तिब्बत को बचाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने उस समय तिब्बत को बचाने के बजाय चीन से वार्ता करने की पेशकश की और चीन ने वो अस्वीकार कर दी। हालांकि जब कब्जा हो गया तो 1949 के बाद, जब वो 51-52 में कुछ कब्जा किया है उन्होंने, तो 1959 में दलाई लामा और उनके साथी वहाँ से भागकर, ल्हासा से भागकर हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान सरकार ने उनको शरण दी। क्योंकि शरण देना तो छोड़ दीजिए, प्रोटेक्शन का भी मेरा ही कर्तव्य था एज पर ट्रीटी। हमने प्रोटेक्शन देने के बजाय उनको चीन को तिब्बत पर कब्जा कर लेने दिया। इसलिए तिब्बत को कभी हमने चीन की टेरिटरी रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि बहुत सारे विवाद हैं उस विषय पर कि वाजपेयी सरकार ने कर लिया था, कि उस समय नेहरू जी ने कर लिया था। ये हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट लगातार इस तरह के कुछ न कुछ सेमिनार करते रहते हैं, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और भारत सरकार ये स्वीकार कर चुकी है। हालांकि 1954 में हमारी उनसे वार्ता शुरू हुई और हमने 5 प्रिंसिपल बेसिस पर उनके साथ एक ट्रीटी की और उस ट्रीटी में नेहरू जी ने एक स्लोगन दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। उन्होंने भी उसका रिप्लाई दिया, हिंदू चीनी भाई भाई। जुलाई 1954 में मैप के रिवीजन के लिए भारत सरकार ने लिखा। उस समय उनका जो शासन चला रहा था, झाओ इनलाई ने स्वीकार भी किया था कि मैप ठीक नहीं है। झाओ इनलाई के स्वीकार करने के बावजूद चाइना चूँकि माओ के उस पर चल रहा था, इसलिए माओ उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। चूँकि माओ का ऐसा मानना था कि हिमाचल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ये सब चीन का ही, पुराने कभी हज़ारों साल पहले चीन के किसी शासक का उस पर कुछ रहा होगा या जो भी उनके पास इतिहास हो ऐसा कुछ रहा होगा, उसके आधार पर माओ चूँकि विस्तारवादी नीति का था, माओ ने उसको स्वीकार नहीं किया। 1962 में एक घटना घटित हुई। ये मैं अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वही समय आने जा रहा है। अभी जून का एंड चल रहा है और ये घटना 10 जुलाई की है। 10 जुलाई सन 1962। 10 जुलाई सन 1962 को चीन के 350 सैनिकों ने भारत की एक पोस्ट को चारों ओर से कवर करके रखा था चुशूल में। चुशूल हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि जिस समय महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में तिब्बत और चीन की संयुक्त फोर्सेस के साथ युद्ध हमारा हुआ था, तब भी चुशूल की ट्रीटी हुई थी और चुशूल की ट्रीटी में ये तय हुआ था कि मानसरोवर के उधर उस तरफ तिब्बत रहेगा और मानसरोवर के इधर हम, यानी कि मानसरोवर बॉर्डर बना था। आज मानसरोवर हमारे तथाकथित जो बॉर्डर है वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और ये चुशूल की ट्रीटी थी। उसके बाद अभी जो वार्ता पिछले साल चल रही थी उसमें भी चुशूल की ही वार्ता चल रही थी। तो चुशूल बड़ा, लद्दाख का चुशूल क्षेत्र हमारे लिए बड़ा स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंट का विषय रहा है। 10 जुलाई 1962 को लगभग 350 चीनी सैनिकों ने चुशूल में एक पोस्ट पर चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर से घेरने के बाद उस पर हमला करने का प्रयास किया। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन भारत सरकार ने उस पर भी अपने प्राण जैसे तैसे बचाए होंगे, लेकिन उसके बाद वार्ता करने के लिए चीन के साथ आगे आए। ये जुलाई का समय था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि ये 62 में 10 जुलाई को ये आभास हो चुका था कि चीन अपनी सेनाओं को उधर लगा रहा है और चीन चारों ओर से हमारा घेराबंदी कर रहा है, लद्दाख की घेराबंदी कर रहा है, कुछ बंकर बना रहा है। ये जुलाई में कार्यक्रम चालू हो गया था और हमको पता था, लेकिन भारत सरकार बात करने पर विश्वास कर रही थी, इसलिए भारत सरकार ने वार्ता करना उचित नहीं समझा या ट्रूप्स लगाना उचित नहीं समझा और वार्ता करने पर विश्वास करते रहे। चीन लगातार हिंदी चीनी भाई भाई कहता रहा और उसने फाइनली हिंदुस्तान पर 20 अक्टूबर सन 1962 को हमला कर दिया।
20 अक्टूबर 1962 को नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में एजेंसी नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी, मैकमोहन लाइन और जो हमारी उनके साथ उस समय बॉर्डर जो तिब्बत का था, उस बॉर्डर को उन्होंने बॉर्डर मानने से मना कर दिया। इस सिचुएशन में 22 अक्टूबर को इन्होंने हमारे ऊपर और तेजी से हमला किया और फाइनली 400 लोगों ने इंडियन पोजीशंस पर हमला करके बहुत सारी भूभाग हमारा घेरना शुरू कर दिया। 26 अक्टूबर को उन्होंने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े और आपको मैं बता दूं कि 21 नवंबर तक, यानी कि लगभग 1 महीने का समय रहा होगा, 1 महीना 1 दिन या 2 दिन, मैं कहूँ 32 दिन 34 दिन की बात होगी। इतने में लगभग 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र, 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र इसी समय पर अक्साई चीन में उन्होंने ट्रूप्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे और भारत उसको समझ ही नहीं पाया। भारत हिंदी चीनी भाई भाई कहता रहा और भारत पर जब हमला हुआ तो हमले के बाद हमने इतनी पर्याप्त फोर्सेस वहाँ पर नहीं लगा रखी थी कि हम उनसे रिटेलिएट भी कर पाते और लगभग 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा लोग कहते हैं, 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र भारत का चीन ने कब्जा कर लिया। चाहे वो अरुणाचल का मामला हो, चाहे वो लद्दाख का मामला हो, कुछ हिमाचल का क्षेत्र है या फिर वो उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र की बात आती हो। कुल मिलाकर हम वो युद्ध लगभग हार चुके थे। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर में चीन ने स्वयं 21 नवंबर सन 1962 को सीज़ फायर किया, लेकिन इसके लिए जो उन्हें ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन वो ले चुके थे। कहने का मतलब ये है कि अक्साई चीन का क्षेत्र उन्होंने टारगेट बनाया था ताकि उस क्षेत्र से वो एक रास्ता बना सकें जो कि खाड़ी और यूरोप को जोड़ सके। वो क्षेत्र या तो वो अफ़गानिस्तान से रास्ता लेते या भारत से वो रास्ता लेते या भारत से वो छीन लेते। भारत से उन्होंने ले लिया। उसके बाद जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा था वहाँ पर भी कोई समस्या आ रही थी, तो सक्शगाम वैली उन्होंने पाकिस्तान से लीज पर ले ली। कुल मिलाकर वो क्षेत्र शिनजियांग प्रांत को जो कंट्रोल करने के लिए था और अफ़गानिस्तान को बाईपास करते हुए खाड़ी में जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते को सिक्योर करने के उद्देश्य से चीन ने किया। और जो मैप दुरुस्ती की बात हम करते रहे, वो कभी मैप दुरुस्त हुआ ही नहीं और उन्होंने वो पूरा का पूरा लद्दाख का एक बड़ा भूभाग अपने मैप में दिखाया, अरुणाचल का भूभाग वो अपने मैप में दिखाते हैं। ये समस्याएं उस समय थीं। अब सवाल ये आता है कि पिछले साल, चूँकि उस समय भी 1959 में हमारे 9 सैनिक उन्होंने मारे थे और 1962 में हम वार्ता करते रहे, 1954 में जबकि हमारी उनके साथ पंचशील का समझौता हो चुका था, हिंदी चीनी भाई भाई हो चुका था, फिर भी 1959 में उन्होंने हमारे 9 सैनिकों को मारा, कुछ पोस्टें घिर ली थी, लेकिन हमने उस पर चूंकि रिटेलिएट नहीं किया और हम वार्ता पर ही विश्वास करते रहे। नतीजा निकला कि 1962 में फिर वार्ता शुरू हुई और 62 में फिर उन्होंने युद्ध कर दिया और वो अपनी सेनाएं बढ़ाते रहे और हमने ध्यान नहीं दिया। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी पिछले साल, यानी कि मैं 2020 की बात करूं, 2020 में इन्हीं दिनों में हमारी गलवान घाटी में उनसे युद्ध हुआ था। गलवान में जो झड़प हुई, उस झड़प में उनके 50 सैनिक और हमारे 20 सैनिक, हमने 20 सैनिक अपने खोए हैं, उनके 50 सैनिकों को हमने मारा है। उसके बाद फेस ऑफ होता रहा, बहुत सारी सेनाएं हमारी तरफ से और उनकी तरफ से पेंगोंग लेक पर हमने बहुत सारी सेनाएं ऊपर साउदर्न साइड में लगा रखी थी। साउदर्न साइड ऊंचा है, नॉर्दर्न साइड नीचे है, तो उसका फिंगर 6, 7, 8, 9 उन्होंने कब्जा करके रखा था। और हमने जहां पर पहले हमारी समझौता था कि हम सेना नहीं लगाएंगे, हमने वो साउथ पेंगोंग पर सेना लगा रखी थी। हम ऊंचाई पर बैठे और वो नीचे पे बैठे, यानी कि हमारे पास अगर 50,000 सैनिक होते हैं तो ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया कि उनके 5 लाख सैनिकों पर भी भारी हैं। 8 से 10 गुना उनको ज़्यादा ट्रूप्स लगाने पड़ेंगे हमसे अगर उनको इस बॉर्डर पर युद्ध करना है तो। अब यहाँ पिछले कुछ दिनों की बात कहूँ कि मैं पिछले 15-20 दिनों से ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने साहब बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने जो फाइटर जेट उड़ाने वाले स्थान हैं उन स्थानों को सिक्योर करना शुरू कर दिया है, वहाँ जैमर्स लगाने शुरू कर दिए हैं, जैसे वो युद्ध की तैयारी कर रहे हों।
ये काम 1959 से भी शुरू हुआ था, 1962 में भी 10 जुलाई से ये काम सही से शुरू हो चुका था और हमने तब ध्यान नहीं दिया। परिणाम निकला कि हम 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की भूमि खो बैठे। नरेंद्र मोदी सरकार को इस प्रकार की सूचनाएं जैसी उस समय थी, अभी भी सूचनाएं थी, इसलिए भारत सरकार इस विषय पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हालांकि चीन ये बात लगातार कह रहा है कि हम केवल वहाँ अभ्यास कर रहे हैं या हम सेनाएं कैजुअल वे में ऐसे चलती हैं या रूटीन वे में ये सब कुछ होता रहता है और हम तो आपसे बात करने पर विश्वास करते हैं। भारत और चीन दोनों मिलकर काम करेंगे तो विश्व विजेता हो सकते हैं, हम मिलकर काम करें तो पता नहीं क्या कर लेंगे। ये सब बातें चीन लगातार भारत से करता रहा है, लेकिन भारत सरकार आज की नेहरू सरकार नहीं है। नेहरू सरकार के समय पर भी जब पंचशील का समझौता हुआ था, उस समय भी उस समय के यंग पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि ये समझौता ठीक नहीं है, आप चीन पर विश्वास नहीं कर सकते, अपने आप पर कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ फौजें लगानी चाहिए, आपको वहाँ डिफेंसिव सिस्टम बनाना चाहिए, आपको युद्ध की तैयारी करते ही रहना चाहिए, चूँकि चाइना धूर्त कंट्री है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन नेहरू जी ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में ये कहते हुए बिठाया था कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, इसलिए तुम अभी इंटरनेशनल चीज़ों को नहीं जानते। इस बात पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था, मेरी आयु कम हो सकती है, मेरी बुद्धि कम नहीं है, इसलिए मेरा मन कह रहा है कि चीन के साथ संबंध सुधारने के बजाय हमको वहाँ फोर्सेस भी लगानी चाहिए, क्योंकि चीन धूर्त कंट्री है, उसके पास लगभग 60% लैंड देशों को खा कर ली है उसने, देशों के साथ धूर्तता देकर और उनको बरगलाकर या उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करके ली है। वाजपेयी जी की बात उस समय नेहरू जी को समझ नहीं आई थी और नतीजा निकला था कि हम बड़ी भूमि खो चुके थे। आज की नरेंद्र मोदी सरकार वो भूल दोबारा नहीं दोहराना चाहेगी, चूँकि पिछले 10-12 दिन से, और वही जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, जो वो जून का महीना है, जुलाई का महीना शुरू हो रहा है और उनके ट्रूप्स बढ़ रहे हैं, उनके बंकर बढ़ रहे हैं, फाइटर जेट्स के लिए रुकने रकाने की स्थायी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं। ये युद्ध के लिए जो जो किया जाता है उस सभी तरह की तैयारियां वो कर रहे हैं, भले ही वो कह रहे हों कि नहीं ये हमारा रूटीन वे है। तो भारत सरकार भी ये मान के चले कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन हम युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध की घोषणा के बाद सैनिकों को भेजना और उन स्थानों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए 50,000 ट्रूप्स एक साथ शिफ्ट करके मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार ने वो गलती को सुधारा है जो गलती नेहरू ने की थी और हम उसमें धोखे में आ गए थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी ट्रूप्स के साथ साथ फाइटर जेट्स भी भेजे हैं, हमने एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम वहाँ पर लगाए हुए हैं और हमने वो बॉर्डर पूरे के पूरे बॉर्डर पर जो हमको करना चाहिए था या जो हम कर सकते थे वो सब कुछ वहाँ पर किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि युद्ध होने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान आज की तारीख में लड़ने की स्थिति में नहीं है, किंतु आपको याद होगा 1971 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि हमने फ़ौजें लगाई थी चाइना बॉर्डर पर या तिब्बत बॉर्डर पर और युद्ध कर दिया था पाकिस्तान ने। तो जो हमारी सेनाएं वहाँ पर थीं वो सेना ही पाकिस्तान की तरफ युद्ध करने चली गई थी और 1971 का वॉर हम लोग जीते थे। अभी पाकिस्तान भी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है और पाकिस्तान से गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद लेना अति आवश्यक है और हमको ले ही लेना चाहिए। ऐसा पूरे देश का ध्येय है और पूरे देश की ऐसी डिमांड भी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रूप्स वहाँ पर बिठाए गए हैं लद्दाख में, और इसी को अगर लिंक करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स के साथ भारत सरकार ने या मोदी जी ने बात करनी शुरू की और लद्दाख के साथ भी अभी प्रपोज किया है कि लद्दाख के लीडर्स के साथ भी बैठना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो ये जो लीडर्स हमने छोड़ कर रखे हैं, इन लीडर्स का क्या करना है, ये किस हद तक जा सकते हैं, क्या ये चीन के साथ खड़े हो जाएंगे या ये विद्रोह कर सकते हैं, ये सब बातें भी मोदी जी के दिमाग में ज़रूर रही होंगी। इसलिए 3.5 घंटे, 10-20 मिनट नहीं, आधा घंटा 1 घंटा नहीं, प्राइम मिनिस्टर 3.5 घंटों तक किसी ग्रुप के साथ बैठकर वार्ता करे, गपशराका करे। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री पर्सनली जानना चाहते होंगे कि वाकई में इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और ये लोग कितनी हद तक सोच सकते हैं।
इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ हमारा कैसा चल रहा है या क्या करना है, ये हम सबको दिखाई दे रहा है। परंतु मुझे लगता है कि इस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय काबिल तारीफ़ है और भारत सरकार को मुस्तैदी के साथ युद्ध हो ना हो, लेकिन मुस्तैदी के साथ बॉर्डर सजाए रखना चाहिए और उन बॉर्डर्स पर इतनी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि चीन युद्ध कर दे और युद्ध के बाद मेरे पास इतना समय ना हो कि हम वहाँ ट्रूप्स पहाड़ी क्षेत्रों में लगा सकें और युद्ध कर सकें। इसलिए सरकार भी पूर्ण रूप से इन बॉर्डर्स पर अपनी तैयारी कर रही है और इसीलिए 50,000 ट्रूप्स एक साथ बढ़ा दिया गया है और ऐसा उम्मीद लोग कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि और आदेश दिए गए हैं कि वहाँ सेना और बढ़ा दी जाए। इसके अतिरिक्त एयरफोर्स की बटालियंस बढ़ाई जा रही हैं। इसके एयरफोर्स की बटालियन के बाद हिंद महासागर में फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं या जो भी परिस्थिति चल रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो इस समय सेना की गतिविधियां चल रही हैं वो गतिविधियां सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चल रही हैं। भगवान न करे युद्ध हो, लेकिन अगर युद्ध हो तो भी हम तैयार हों और युद्ध में हमारी विजय सुनिश्चित हो, ऐसा सोचकर मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं या केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, उनको साधुवाद कहना चाहिए। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।